May I come in, sir? Yes, come in. नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू सर। अपना परिचय दीजिए, नाम को गोपनीय रखते हुए। जी सर। सर मैं पाली जिले की सुमेरपुर तहसील का निवासी हूँ। 10th मैंने सर पाली से ही 2004 में की है और 12th मैंने सर 2006 में जोधपुर से की है। ग्रेजुएशन मैंने जयपुर मेरे से अरविंद कॉलेज से की है सर 2011 में। वर्तमान में सर मैं सिरोही में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एज ए जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट पोस्टेड हूँ और VMOU कोटा से मैंने पब्लिक एड में MA भी किया है सर। खाली समय में सर भजन गाना मेरी हॉबी है सर। ओके, ठीक है। आपने बी फार्मेसी की है और उसके बाद पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से MA किया। जी सर। तो आपने M फार्मा क्यों नहीं किया? सर अभी मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ तो इसमें रेगुलर स्टडी के लिए लीव नहीं मिलती है, तो मैंने पत्राचार के माध्यम से करनी है। अच्छा, और ये बी फार्मा रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब है या अलग? ये सर साइंस से रिलेटेड जॉब है सर। अच्छा, किस पोस्ट पे हैं आप? सर मैं कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक हूँ। इसमें हमारा काम सर जो ARO होते हैं, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, उनको असिस्ट करना होता है सॉइल और वाटर के एनालिसिस में। ठीक है। आप मुझे ये बताइए, जो कि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, जी सर। ये जो चंद्रयान वापस से जागेगा, कितनी उम्मीद है? आपको लगता है कि इतने लो टेम्परेचर के बावजूद उसके इक्विपमेंट सही तरह से काम कर पाएंगे? जी सर। सर अभी इसको स्लीप मोड में रखा गया है और अभी वहाँ पे रात है, तो अभी जो अपनी एनर्जी को सेव करेगा उसके बाद सर जिसमें दिन होने पे वो सोलर एनर्जी से वापस से एनर्जी ले सकता है, तो इसके जगने वापस से सर एक्टिव होने की उम्मीद जताई जा सकती है सर। ठीक है। एक होप टेस्ट किया था जी सर। जो लैंडर है उसने। जी सर। ये होप टेस्ट क्या और इसका इम्पोर्टेंस क्या है आगामी मिशनों के लिए? जी सर। सर चंद्रयान का जो लैंडर था उसके जो रोस्टर ऑन किए गए थे और वहाँ से 40 सेंटीमीटर दूर पे वापस उड़ के वो लैंड हुआ था। तो ये होप टेस्ट सर आगामी समय में जैसे चंद्रमा पे लैंड करने कोई मिशन है तो उनको वापस से पृथ्वी पे लाने के लिए जो मिशन हो सकते हैं उनके लिए एक राह प्रशस्त हो सकती है। ठीक है। आप चूंकि एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट में अभी हेल्प करते हैं, आपके जो सीनियर अधिकारी हैं उनका, जी सर। ये जो सॉइल हेल्थ कार्ड है, जी सर। ये कितना सक्सेसफुल है? जी सर। किसान क्या अपनी सॉइल का एक्सपेरिमेंट करवाते भी हैं, हेल्थ कार्ड बनवाते भी हैं, या केवल योजना चल रही है? सर जो PM सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम चली उसके बाद प्रधानमंत्री जी द्वारा जो मन की बात आदि कार्यक्रम में इसका प्रचार किया गया, किसान काफी जागरूक हुए हैं। अब स्वयं से आकर सॉइल टेस्ट कराते हैं और रिपोर्ट भी लेने आते हैं और उसके बाद जो भी उनको रिकमेंडेशन दी जाती है उसको फॉलो भी करते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद ने भी एक स्टडी की थी, उसमें बताया था कि सॉइल हेल्थ कार्ड का उपयोग करने से जो किसानों की कॉस्ट लगती है उसमें 15 से 20% की कमी आई है। अच्छा, प्रोडक्टिविटी पर कोई खास इतना फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन इतने वर्ष हो गए इसको चलते हुए, सर तो इसका क्या कारण है कि इससे तो प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए अगर किसान उसकी एडवाइस के अकॉर्डिंग काम करते तो? जी सर। सर प्रोडक्टिविटी बेशक बढ़ती है, आप संतुलित उर्वरक का प्रयोग करते हो, क्योंकि हमारे यहाँ यही ट्रेंड चला हुआ है कि पड़ोसी किसान कौन सा उर्वरक डालता है तो वही उर्वरक दूसरा किसान भी डाल देता है, क्योंकि सॉइल हेल्थ कार्ड में बैलेंस न्यूट्रिएंट की बात की जाती है, जैसे NPK उसका एक प्रॉपर अनुपात की बात की जाती है, माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात की जाती है, तो अगर ये सारे उपयोग करते हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है सर। ओके। G20 सम्मेलन भारत में हुआ है अभी। जी सर। इसमें एक रोड, रेल और सी, जी सर। 3 से मिला के रास्ता बनाया जाएगा। क्या आप बता सकते हैं किन किन राष्ट्रों से होकर गुजरेगा, कहां से कहां तक जाएगा? सर ये इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप का पूरा कॉरिडोर है। इसमें इंडिया वाला जो पोर्शन है इसमें तो समुद्री मार्ग से जोड़ा जाएगा, मिडिल ईस्ट का जो पोर्शन है वहाँ पे ट्रेन से जोड़ा जाएगा और उससे आगे भी सर उसको सी और ट्रेन दोनों के द्वारा जोड़ा जाएगा। तो आपको लगता है कि चाइना जितना बड़ा देश था उसका BRI प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं रहा? जी सर। उससे सबक लेते हुए हमें इससे बचना नहीं चाहिए था? जब चाइना जैसा महाशक्ति इसमें फेल हो रहा है तो बाकी देश कहाँ इसको कंप्लीट कर पाएंगे? सर चाइना इस प्रोजेक्ट की वजह से फेल नहीं हुआ, चाइना की पॉलिसी इस प्रकार की है, उनकी जो डेब्ट ट्रैप पॉलिसी है उसमें छोटे देशों को लोन देके उस पर कब्जा कर लेना, इस प्रकार की नीति से दूसरे देशों ने उसे हाथ खींचा है। जैसे आज ही न्यूज़ में था कि इटली द्वारा भी इसमें मना कर दिया गया। लेकिन अगर इस प्रकार सा प्रोजेक्ट शुरू किया जाए तो जैसे वो प्राचीन सिल्क रूट था, इसके अलावा बहुत सारे कॉरिडोर है, तो उससे व्यापार में ईज प्राप्त हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सर। आप सिरोही में पोस्टेड हैं? जी सर। बोलचाल में सिरोही को देवभूमि भी कहा जाता है। जी सर। क्या कारण है? सर वहाँ पे मंदिरों की अधिकता है, इस हिसाब से बुलाया था। कोई महत्वपूर्ण मंदिर बताएंगे वहाँ?
सारनेश्वर जी का मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है। इसके अलावा वहाँ पे दिलवाड़ा के जैन टेम्पल प्रसिद्ध है। सरस्वती माता का मंदिर अजारी के अंदर प्रसिद्ध है। डोडुआ के भुवनेश्वर जैन टेम्पल प्रसिद्ध है। सारनेश्वर मंदिर का भी आपने जिक्र किया है, जी सर। इसका कोई ऐतिहासिक महत्व भी है? सर इसको सिरोही की स्थापना से जोड़ा जाता है। जो शिव भाण जी थे उनके द्वारा इसकी स्थापना सिरनवा पहाड़ियों पे की गई थी, तो वहीं पे मंदिर का निर्माण करवाया था। और वहीं से सर इनका महत्व जुड़ता है। ठीक है, राजस्थान का जब एकीकरण हुआ था जी सर। तो उसमें सिरोही का क्या रोल रहा था? सिरोही का एकीकरण कब हुआ और कैसे हुआ? सर इसमें दो चरणों में इसका एकीकरण हुआ है, छठे और सातवें चरण के अंदर। जो छठा चरण हुआ था उसमें आबू और दिलवाड़ा क्षेत्र को शामिल नहीं किया गया था। बाद में गोकुल भाई भट्ट के प्रयासों के बाद आबू दिलवाड़ा को भी राजस्थान में मिलाया गया था। ठीक है, सिरोही में मुख्य उद्योग क्या क्या है? सर पिंडवाड़ा क्षेत्र के अंदर सीमेंट के उद्योग भी काफी प्रसिद्ध है वहाँ पे। इसके अलावा आबू के अंदर जो गोल्ड ऑयल्स करके एक बिजनेस है सर। अभी आपने पाली जिले का भी जिक्र किया, पाली जिले से आप बिलोंग करते हैं और जवाई बांध आपके आसपास ही होगा, जी सर। गए कभी देखने? हाँ सर। जवाई बांध का किस तरह का आर्किटेक्चर है, कैसे बना हुआ है? सर ये गुरुत्वीय बांध इसको कहा जाता है, कंक्रीट डैम इसको कहा जाता है। एडगर फर्गुसन की देखरेख में इसका निर्माण किया गया था। और यहाँ से अभी पेयजल परियोजना लगभग पूरे पाली जिले को कवर कर रही है, कौन सी योजना है? ये सर जवाई योजना ही है। इसमें जवाई पुनर्भरण की परियोजना भी चल रही है, जिसमें चक सांड मारिया बांध, पूजा बांध और जो उसके उदयपुर के कोटड़ा बांध है, कालीबोर है, इनको सबको जोड़ा जा रहा है। ठीक, एक अल नीनो करके फिनोमेना होता है, जी सर। अल नीनो, जी सर। समझा पाएंगे आप? जी सर। ये सर मौसम के अंदर होने वाली एक परिघटना है। 25 दिसंबर के आसपास पेरू तट है, वहाँ पे एक गर्म जलधारा उत्पन्न होती है, जिसको ईसा का शिशु या अल नीनो भी कहा जाता है। उस गर्मी के कारण सर प्रेशर काफी कम जो हाई हो जाता है, उसकी वजह से सर जो भारत के आधार से मानसून कम हो जाता है और ऑस्ट्रेलिया पेरू इस तरफ ज्यादा हो जाता है। वर्तमान में क्या स्थिति है? अभी अल नीनो की कंडीशन है या इसका ऑपोजिट जो ला नीना है वो है? सर अभी अल नीनो की स्थिति बताई जा रही है। ठीक, मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, आप कृषि विभाग में ही हैं जी सर। और मानसून इस बार काफी ज्यादा अस्थिर है, जी सर। तो ऐसे क्या उपाय किए जा सकते हैं कि हमारी मानसून पर निर्भरता थोड़ी कम हो जाए? जी सर। सर एक क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का कंसेप्ट चलता है, अगर उसको अपनाया जाए, जैसे वाटर जो रिजर्वायर बनाया जाए और खेत तलाई का जो कंसेप्ट चलता है उससे वाटर कंजर्व किया जाए, सूक्ष्म सिंचाई के जो यंत्र है वो चलाए जाए, तो जल निर्भरता कम करके और कम अधिक मतलब पर बूंद अधिक फसल ली जा सकती है। ठीक है, थैंक यू सर। तो अभी आप आरएएस बनेंगे, तो अभी अपने ऑफिस में जो ब्यूरोक्रेसी की जो लिमिटेशंस हैं, जी सर। कमियां हैं, जी सर। तो उनके लिए आप क्या करेंगे? सर ब्यूरोक्रेसी की लिमिटेशन जैसे बताई जाती है कि एक तो इसमें डेस्क वर्क ज़्यादा होता है, इससे एक का जो अधिकारी होता है वो क्लर्क की तरह ही व्यवहार करता है। तो इसके लिए सर जो आजकल ई गवर्नेंस का कंसेप्ट चलता है, उससे सारी फाइलों को ऑनलाइन किया जा सकता है। ई फाइल सिस्टम जो सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो उससे सर हम और ज़्यादा ईज प्राप्त कर सकते हैं। सॉइल हेल्थ कार्ड कितने टाइम के लिए वैलिड है? सर ये 3 साल के लिए वैलिड होता है। और मेनली कौन कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो आप चेक करते हैं? सर हम 2 टाइप के टेस्ट करते हैं, तो क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं जिसमें पीएच और ईसी का टेस्ट किया जाता है, और एक जो क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है उसमें एनपीके और माइक्रोन्यूट्रिएंट का टेस्ट किया जाता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट 3 मेन कौन कौन से हैं जो सॉइल के लिए होने चाहिए? जी सर, कॉपर और जिंक और ना 3 मेन जो मेजर न्यूट्रिएंट्स सर, जी सर। एनपीके सर, क्रिटिकल एलिमेंट। ओके। सिंगिंग भजन आपकी जॉब में कैसे हेल्प करेगा? सर मैं निर्गुण भजन गाना ज़्यादा पसंद करता हूँ, और निर्गुण भजन स्वयं से भी इंसान को जोड़ते हैं, प्लस सामाजिक समरसता का संदेश देते हैं। तो इन भजनों के माध्यम से मैं जिस प्रकार से कबीर यात्राएं निकलती है, उसी प्रकार से सामाजिक समरसता का संदेश, प्रशासन को महत्तम कैसे उत्पादकता प्राप्त की जाए, इस प्रकार के भजनों के माध्यम से संदेश प्रचारित करा के इसका महत्वपूर्ण उपयोग ले सकता हूँ। एक ही दिन मुस्लिम समाज की कोई रैली हो रही है, जी सर, कोई जुलूस निकल रहा है जी सर। और कोई भजन संध्या हो रही है, जी सर। तो परमिशन आप किसको देंगे? सर दोनों को ही परमिशन दूंगा, लेकिन दोनों अपने डोमेन में रहकर ये कार्य करें और एक दूसरे के जो कार्य में व्यवधान नहीं डालें। इस प्रकार की अगर कोई स्थिति पैदा होती है तो मैं वहाँ पे पुलिस जाब्ता आदि लगाने की व्यवस्था। महावीर स्वामी के पंचव्रत? जी सर, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ये गृहस्थ आदमी के लिए है? सर गृहस्थ आश्रम के लिए अणुव्रत चलते हैं जिसमें ब्रह्मचर्य नहीं आता है।
और जो साधक होते हैं उनके लिए ब्रह्मचर्य होते हैं, सन्यासी होते एग्रीकल्चर मार्केटिंग सर्विस न्यू सर्विस आई है अब आरएएस में। हैं। जी सर। तो यदि आप एग्रीकल्चर मार्केटिंग सर्विस में होते हैं सेलेक्ट, जी सर। तो आपकी क्या रहेंगी प्रेफरेंस काम करने के लिए? सर एग्रीकल्चर मार्केटिंग में जो मंडीज होती है उनमें क्रॉप आदि का टाइम जो सेल आदि होता है तो उसका पूरा मैनेजमेंट देखना होता है। इसके अलावा जो नई दुकानें अलॉट होती है उनको भी मैनेज करना होता है, उनके लाइसेंस आदि को मैनेज करना होता है। तो ये इसमें वर्क प्रोफाइल रहता है और ये काफ़ी अच्छी सर्विस है, मैंने भी इसको सर प्रेफरेंस में बनाया है। आपने ये लिखा है समानुभूति का गुण, जी सर। ठीक। तो ब्यूरोक्रेसी में जो डिसीजन लेते हैं वो डिसीजन किस तरह से लेते हैं? आप रीजनिंग के आधार पर बाय द बुक चलेंगे या फिर समानुभूति के आधार पर? सर प्रशासन में मेनली रूल ऑफ लॉ का ध्यान रखा जाता है, रूल ऑफ लॉ प्रॉपर मेंटेन हो। इसके अलावा कई स्थिति ऐसी होती है जहाँ पे लॉ मौन होता है, तो वहाँ पे सर अंतरात्मा की आवाज़ को सुना जाता है और अंतरात्मा की आवाज़ में अगर समानुभूति का ध्यान रखा जाए और यदि वो बाय द बुक कॉन्फ्लिक्ट करता है तो? उसमें सर जो महत्तम अच्छा उपाय हो सकता है, जो अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करे, उस पे सर बल दिया। आपने अपने अचीवमेंट में लिखा है कि आपको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जो बेस्ट वर्क के लिए लास्ट इंडिपेंडेंस डे को जो है आपको अवार्ड दिया है। जी सर। तो आप बता पाएंगे कि क्या आपके ऐसी क्या उपलब्धियां थी कि आपको चुना गया? सर एक तो जो सॉइल के टारगेट है उनको हमने समय पे पूरा किया और ज़्यादा से ज़्यादा गाँवों में जाकर कैंप लगाए, किसानों से बात की। इसके अलावा जॉब से इतर मुझे बहुत सारी ड्यूटीज दी गई थी, जैसे प्रशासन के कार्य होते हैं, डिपार्टमेंट के अंदर भी लाइसेंस आदि के कार्य होते हैं, तो वो मैंने समय पे पूर्ण किए। इसी हिसाब से मेरा नाम सेलेक्ट किया गया। अच्छा, इससे पहले भी आपको कोई अवार्ड मिला है? इससे पहले सर स्कूल लेवल पे और कॉलेज लेवल पे मिले हैं। ओके। ये भारत का जो इंडिपेंडेंस डे है वो 15 अगस्त को मनाया जाता है। जी सर। तो आप ये बता पाएंगे कि ये 15 अगस्त ही क्यों किया गया इंडिपेंडेंस डे के लिए? सर हमारा जो आज़ादी मिली थी 14 अगस्त को वैसे नाइट में ध्वजारोहण किया गया था। 15 अगस्त सर अंग्रेजों द्वारा छोड़ के जाने की डेट है। यानी मेरा कहने का अर्थ है कि 15 अगस्त ही क्यों अंग्रेजों ने डिसाइड किया कि 15 अगस्त को ही हम आज़ादी दे देंगे? सर मैं इसको पढ़ना चाहूँगा। अच्छा ठीक है। आप गोल्ड मेडलिस्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जी सर। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आप मुझे बताएंगे जो क्लासिकल थिंकर है, जी सर। ठीक है, और जो नियो क्लासिकल थिंकर्स है, जी सर। उनमें क्या बेसिकली क्या डिफरेंस है? सर जो क्लासिकल सिंगर जो ये थिंकर्स थे वो मनुष्य को एक मशीन मानते हैं और एक संगठन को बंद संरचना मानते हैं, मनुष्य को इसमें महत्व नहीं देते। नियो क्लासिकल जो थिंकर्स हुए जैसे मैरी पार्कर फोले हुए, उन्होंने ये भी बताया कि संगठन के अंदर मानव तत्व भी होता है, तो उनके भी जो कुछ भावनाएं होती है उनका ध्यान रखा जाना चाहिए। और कुछ एल्टन मेयो का क्या योगदान? एल्टन मेयो ने सर जो अनौपचारिक संगठन की बात की थी कि संगठन के अंदर अनौपचारिक संगठन होता है, तो उनके लिए जैसे उनकी बात करने के लिए साक्षात्कार आदि कराए जा सकते हैं और उनकी वर्क दशाएं अच्छी की जा सकती है, तो उनका उत्पादन अधिक बढ़ता है। अच्छा, आपने अभी मेरी पार्कर फोले का नाम लिया, इनको मैडम को ये माना जाता है कि ये क्लासिकल और नियो क्लासिकल जो थ्योरी है इनके ब्रिज का काम किया है इन्होंने, तो क्या आप इस बात से सहमत है? जी सर, उनका जो पूरा रिसर्च था वो एक सैद्धांतिक पक्ष ज्यादा था। उन्होंने जो भी क्लासिकल सिद्धांत में जो कमियां आ रही थी उनको दूर करने के लिए जैसे संघर्ष का सिद्धांत भी दिया है, सत्ता में भी मानवीय पक्ष की बात की है, तो ये कहीं न कहीं दोनों में ब्रिज का काम करती है। यहीं से सर एक शुरुआत होती है मानवीय पक्ष की। ओके। ये क्लासिकल थिंकर्स में एक एफडब्ल्यू टेलर थे। जी सर। उन्होंने एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन करके एक जी सर थ्योरी दी थी। जी सर। तो वो क्या है और क्या कहती है? सर अपवाद का सिद्धांत ये कहता है कि एक जो अधिकारी होता है या जो उच्चाधिकारी होता है उसको मजदूर या अपने कार्मिक की जो कार्य में हस्तक्षेप अपवाद की स्थिति में ही करना चाहिए और दोनों में सौहार्दपूर्ण संबंध होने चाहिए। अच्छा, अब मेरा सवाल प्रैक्टिकल सवाल ये है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, आपको अच्छा नॉलेज भी है। आप यदि एसडीएम बनते हैं तो आप कौन सी थ्योरी को ज्यादा वरीयता देंगे? सर मैं जो मानव संबंध विचारधारा है उस पर ज्यादा बल देने की कोशिश करूंगा। क्यों, क्या कैसा क्यों लगता है आपको? सर संगठन में मानव पक्ष होता है तो मानव एक सामाजिक प्राणी होता है, उसके समाज के भी पूर्वाग्रह और कुछ और चीजें भी आती है, तो अगर मानवीय पक्ष का ध्यान रखा जाता है और अपवाद के सिद्धांत आदि को फॉलो किया जाता है जो टेलर साहब का है,
तो बहुत अच्छा कार्य किया जा सकता चलिए ठीक है, आप पाली के रहने वाले हैं, पाली की अभी फिलहाल क्या क्या समस्याएं हैं और उनके क्या क्या आप समाधान सोचते हैं? है। सर एक तो प्रदूषण की समस्या वहाँ पे है, जो फैक्ट्रियों का इन्फ्लुएंस के कारण काफी समस्या देखी जाती है। इसके अलावा वन क्षेत्र वहाँ पे काफी कम है, और इसके अलावा सर इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना अच्छा डेवलप नहीं हो पाया, केवल कुछ सिटीज में ही अच्छे से डेवलप हो पाया। प्रवासन भी यहाँ से काफी अधिक है, और गांवों के अंदर कुछ कुरीतियां भी विद्यमान है। ठीक है, आपका साक्षात्कार हो गया, अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर।